हेलो एवरीवन। बेटा ये ICI वाला थोड़ा डिज़ाइन करके ऐसा डायग्राम अच्छे से खेल रहे तुम्हारे साथ, ठीक है। तुम्हारा जीवन ब्लैक एंड वाइट है, ICI वाले चाहते हैं थोड़ा कलरफुल बनाए, रंगीन मस्त एकदम। हाँ मैं ब्लैक एंड वाइट आ रहा हूँ भैया। यार 5-10 लाख का कैमरा लाना पड़ेगा एक। तो बेटा काले पीले की ज़िंदगी ख़त्म, तो इन्होंने तुम्हारी थोड़ी ज़िंदगी रंगीन बनाने के लिए ये मस्त डायग्राम ऐड किया है। इनको थोड़ा गो का फोटो भी डालना चाहिए बीच बीच में, कोस्टिंग के ऐसा मज़ा आया, बीच बीच दिखाया अपन को ऐसा। चलो अभी क्या हो गया, ये एलोकेशन बता रहा है, फिर ये अपोर्शन बता रहा है। एलोकेशन अपोर्शन करने के बाद टोटल करते सर्विस वाले को और वो बांट देते, ठीक है। तो ये बांटना बता रहा है, बांटने ये भाई साहब हो जाते हैं 0, इनको कुछ खर्चा मिलता है, फिर अब एब्जॉर्प्शन होता है उसका। हाँ रख दो, सेट करके रख दो, बस वहाँ लगा के रख दो। चलो लगा ही लेते, आप भी गए आप। तो बेटा कार्यक्रम शुरू करें अपन लोग, आ जाओ सुन लो, ध्यान सुनो। लिखा है मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड टू वेरियस प्रोडक्ट और जॉब, ठीक। तो अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग। आ जाओ व्हाइट बोर्ड प्रिकर हो, आगे चलो। अभी अपन पढ़ रहे हैं, अरे यार ये हरा पीला कौन खेलता है यहाँ पर, फिर तो ठीक है। नवलीन स्टेप्स ऑफ स्टेप ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन के अपन स्टेप पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होती है, कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन। पूरा लिखने की जरूरत नहीं ना, एब्जॉर्प्शन ही रहा। कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं अपन, फॉर्मूला है ये जो मैं लिख रहा हूँ, इन्होंने नहीं लिख रखा, बुक वालों ने कहीं पे भी लिख नहीं रखा है, ठीक है। ये मैं तुम्हें देता हूँ ये ज्ञान, सॉर्टिंग करके अच्छा बना करके। बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड बेस। एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के बाद फिर क्या निकालते हैं अपन, एब्जॉर्ब ओवरहेड। इसके कई नाम है एब्जॉर्ब ओवरहेड के। स्टैंडर्ड ओवरहेड, ठीक है, रिकवर्ड ओवरहेड। एक्चुअल बेस इनटू अंडर और ओवर
आ जाओ बेटा, कार्यक्रम शुरू करें। ये अपन ने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट के नाम बता दो, कितने नाम होते हैं? एक तो एब्जॉर्प्शन रेट, एक प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, एक बजटेड ओवरहेड रेट, एक स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट, एक रिकवरी रेट, एक प्रीडिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, बजटेड ओवरहेड रेट, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, रिकवरी रेट, और बस। चलो एक्चुअल बेस, चलेगा भी तो। चलो खत्म भाई साहब, संपूर्ण किया नहीं, ठीक है। स्टेप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट, बजटेड ओवरहेड, बजटेड बेस, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड, रिकवर्ड ओवरहेड, रिकवर्ड स्टैंडर्ड। स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है। कोई समझ में ना आया तो पूछ लेना। एक एब्जॉर्ब्ड वर्ड होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। एक रिकवर्ड होता है, एक रिकवरी होता है। रिकवरी रेट, रिकवर्ड ओवरहेड। रिकवरी रेट से रिकवर्ड ओवरहेड आता है, ठीक है। क्या एब्जॉर्प्शन रेट के नाम है सारे? प्रीडिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, बजटेड ओवरहेड रेट, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट, रिकवरी रेट। ये ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट एरो, इफ स्मॉल और ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। ये हैश, ये एक्चुअल बेस का हैशटैग के बाद क्या है? इफ, अरे इफ नहीं आएगा यार, इन केस ऑफ लेबर आवर और मशीन आवर, स्टैंडर्ड आवर्स। इफ स्टैंडर्ड आवर्स आर नॉट गिवन, देन टेक एक्चुअल आवर्स आर यूज। लेबर आवर्स और मशीन आवर के केस में अपन स्टैंडर्ड आवर्स लेते हैं। अभी क्या है अपन समझेंगे एक साथ, पहले देख लो। अभी मेरी बात सुनो, मत लिखो, लिखने दूंगा तुम्हें लिखने नहीं दूंगा। बेटा सुन लो, पहले समझ लो। कार्यक्रम शुरू करें, पहले समझ लो। इतना टाइम थोड़ी है तुम बैठे बैठे मस्त लिख रहे हो, मतलब होमवर्क भी है करोगे तुम क्लास में। स्मार्ट बोर्ड इसलिए तो खरीदा है बनने। सुनो मेरी बात, अपन लोग आज की क्लास में सिर्फ इसको समझते, बस ये पॉइंट नंबर 1 को समझते, ठीक है। बाकियों को समझेंगे बाद में। तो एब्जॉर्प्शन की शुरुआत हो चुकी है, तुम लोग रीअपोर्शन करके आ चुके हो। रीअपोर्शन में तुम सर्विस वाले को सबको बांट के आ चुके हो, ठीक है। और जब एक दूसरे को देते थे तो नाटक होते थे। इंटर के भी मेथड पढ़ के आ चुके हो, सब कुछ तुम करके आ चुके हो। अभी सर्विस वाले हो चुके 0, सारा खर्चा किसके पास आ गया? प्रोडक्शन के पास। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आ गया, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने हैं? अपन एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कितने? 2 या 3? 3 ले लेते हैं, ठीक है। P1, P2, P3, ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अभी पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर लो, P1 की, ठीक है। तो P1 को जो खर्चा मिला वो सारा खर्चा यहाँ लिख देंगे। यहाँ P1 को जो खर्चा मिला वो यहाँ लिख देंगे। अब उसको एक अमाउंट से किसी से भी अपन डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा? एब्जॉर्प्शन रेट है। अब किससे डिवाइड करें? अपने एग्जाम्पल में तुम्हें याद है तो 50,000 को अपन ने 10,000 यूनिट से डिवाइड किया था, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन रेट आई थी, ठीक।
अब यहाँ पर किससे डिवाइड करें अपन, तो अपन आउटपुट से भी कर सकते हैं और कई चीज़ों से कर सकते हैं। जिससे डिवाइड करोगे ना वो मेथड का नाम कहलाएगा। समझ गए क्या बोला? वापस बोलता हूँ, तुम लोग रीअपोर्शन करके आ चुके हैं, सारे बच्चे होश में हो, ध्यान से सुनना समझना, ठीक? 100% समझ के जाना है घर पे, 100%, 1% की भी कमी नहीं होनी चाहिए। फिर वीडियो है, कुछ कमी रह जाए तो एक बार वीडियो भी देखना, वीडियो तो देखना ही है, कमी रह जाए चाहे ना रह जाए, ठीक है? वो कल की वीडियो पब्लिश करना भूल गया था, आज कर दूंगा, ठीक? तो वीडियो भी देख लेना, प्लस कोई डाउट आए तो कल भी पूछ लेना। तो अभी ध्यान से समझो और सुनो बात को, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत भारी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ पढ़े थे अभी तो, ठीक है? इतनी कोई भारी चीज़ नहीं थी, चाय कम पानी था। अब मेन तो अब शुरू होता है, ठीक है? दूसरा अध्याय, ये अपना दूसरा अध्याय है अभी, एब्जॉर्प्शन, ठीक है? ये सबसे भारी, ये समझना भी। अभी तक क्या हुआ, वो अपन सारे खर्चे बांट बुटाकर पहुँच गए 50,000 तक। अब ये 50,000 पर अपन पहुँचे तो ये कब की बात है? साल के शुरू की या आखिरी की? शुरू की बात है ना, 1 अप्रैल की। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? क्योंकि जब साल ख़त्म ही नहीं हुआ तो एक्चुअल कैसे कहलाएगा, ठीक है? ख़त्म होने में पता पड़ेगा एक्चुअल में खर्चा क्या आया। तो साल के शुरू में चाचा ने बोला था कि भाई खर्चा ही है। पहली वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें 3 ओवरहेड के बारे में तुम्हें बता दिया था मैंने, एक्चुअल क्या होता है, बजट क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, ये पहली में ही बता दिया था मैंने तुम्हें, ठीक है? और पहली को जितनी बार देखना हो देख लेना, वो पहली वीडियो ओवरहेड का बेस है अपनी, ठीक है? चलो अब वापस आते अपनी बात पे कि भाई वो चाचा ने कहा था ऐसे खर्चा ऐड करवाकर 50,000 का खर्चा आएगा। 50,000 पे अपन पहुंच गए, ठीक है? वो 50,000 ये है। अब 50,000 को तुम्हें किससे डिवाइड करना है? आउटपुट से करना हो तो कर दो, जिससे करना हो कर दो। अब इससे भी डिवाइड करोगे तो डिवीजन का काम, ये पहला वाला काम कब हो रहा है? 1 अप्रैल या 31 मार्च? ये 1 अप्रैल को हो रहा है। ये वाला काम कब हो रहा है? एक्चुअल आते ही 31 आ जाएगा, एक्चुअल आते ही 31 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि 31 के पहले, मतलब देखो 31 मार्च का मेरा मतलब यहाँ पर क्या है, पीरियड ख़त्म होने के बाद। अब वो पीरियड 1 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो, 6 महीना हो या 12 महीना हो, 31 मार्च से मेरा मतलब है पीरियड ख़त्म होने के बाद का, एंड का। समझ गए बात? एक्चुअल आते ही 31 मार्च आ जाएगा। ये स्टेप 31 मार्च को होगी, 31 मार्च के पहले होगी नहीं। 31 मार्च के पहले साल के शुरू में तो तुम ये काम करके बैठो, यहाँ तक का काम अभी तुमने शुरू से लेके एस्टिमेशन, एलोकेशन, एपोर्शन, रीअपोर्शन, ठीक है? रीअपोर्शन के बाद अपोर्शन, रीअपोर्शन के बाद एब्जॉर्प्शन, यहाँ तक का काम कर चुके हो तुम, ठीक है? कब? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को यहाँ तक का काम कर चुके हो। ये तो 31 मार्च को होगा ये वाला काम, होश में सारे बच्चे, 31 मार्च को होगा ये, ठीक है? और ये अब सारे काम 31 मार्च को होंगे, ठीक है? यहाँ पर भी एक्चुअल आ रहा है, यहाँ पर भी एक्चुअल आ रहा है। और ये एक्चुअल का डिफरेंस, ये वाली स्टेप है, तीसरी वाली, मतलब तीसरी को आगे अब हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट, उसके बारे में बता रखा है। तो अब यहाँ से 31 मार्च शुरू हो गया, 1 अप्रैल का काम यहाँ तक खत्म हो गया। समझ गए? अब ये तुम बजटेड बेस, तुम्हें एक अमाउंट से डिवाइड करना है। तुम्हें रेट किस पे निकालनी है? तुम्हें यूनिट पे रेट निकालनी है, मशीन आवर पे निकालनी है, लेबर आवर पे निकालनी है, 3 हो गए। डायरेक्ट मटेरियल पे निकालनी है, डायरेक्ट वेजेस पे निकालनी है या प्राइम कॉस्ट पे निकालनी है। 6 मेथड होते हैं, 6 के नाम आराम से याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे याद रहेंगे? 3 तो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, 3 तो ये हो गए। अब बचे 3 आवर्स वाले और एक चाचा वाला, ठीक है? मशीन आवर, लेबर आवर, चाचा ने बताया था आउटपुट वाला, ठीक है? वो आउटपुट वाला था। 6 मेथड होते हैं, 6, मतलब 6 चीज़ें होती है जिससे तुम डिवाइड कर सकते हो। 6 में से मैं कोई भी एक चीज़ लेना है डिवाइड के लिए। क्या लूँ? डायरेक्ट मटेरियल लूँ, डायरेक्ट वेजेस लूँ, प्राइम कॉस्ट लूँ, मशीन आवर लूँ, लेबर आवर लूँ या फिर आउटपुट लूँ, ठीक है? क्या लेना है मेरे को? तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन को देखना है क्वेश्चन कौन सा मेथड फॉलो करने का बोले। जो मेथड फॉलो करने का बोले वो ले लो। जैसे अभी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, मशीनों का बहुत बड़ा रोल है मेरी इंडस्ट्री के अंदर, तो मुझे कौन सी रेट निकालनी चाहिए, है ना? और लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, लेबर का बहुत ज़्यादा रोल है, लेबर और यूज़ करना चाहिए, ठीक है? मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेरी फैक्ट्री के हिसाब से, तो डायरेक्ट मटेरियल वाला परसेंटेज लेना चाहिए मेरे को, ठीक है? मटेरियल और वेजेस दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों ही का ही सिग्निफिकेंट रोल है।
तो प्राइम कॉस्ट लेना चाहिए मेरे को। तो वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री कैसी है, खैर अपन को इतना दिमाग लगाना नहीं है, क्वेश्चन खुद अपन को बता देगा। अभी समझ में आया 6 मेथड क्यों निकाले गए, ठीक है। अब सबसे फेमस मेथड बता दूं, जो सबसे फेमस है वो है मशीन आवर, मशीन आवर रेट। अब जो भी मेथड तुम लोगे ना, एब्जॉर्प्शन रेट का नाम वो नाम कहलाएगा। जैसे मशीन आवर से निकाला तो कहलाएगा मशीन आवर रेट, लेबर आवर से निकाला तो कहलाएगा लेबर आवर रेट, ठीक है। मशीन आवर को यूज़ करके निकाला या मशीन आवर लिया बजटेड बेस में तो मशीन आवर रेट कहलाएगा, ठीक। तो ये बजटेड बेस, यहाँ पर लेते हैं अपन मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल बेस के साथ, तो अपने पास क्या आ जाता है स्टैंडर्ड ओवरहेड, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, ठीक है। अभी ये स्टेप क्या बाद में देखेंगे, पहले एब्जॉर्प्शन रेट निकालना सीख ले, रेट निकालना, फिर रेट के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब मेरी बात सुनो, कल जब क्लास में आओ तो लेक्चर नंबर 1 जो है ना उसकी वीडियो देख लेना, पूरी देख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो लास्ट वाला पार्ट देख लेना जहाँ पर मैंने एक्चुअल बजट और स्टैंडर्ड को समझाया है, क्योंकि कल की क्लास में वो बजट एक्चुअल स्टैंडर्ड बहुत काम लगेंगे, बहुत ज़्यादा काम। तो तुम पहली वीडियो का लास्ट पार्ट देख कर ही आना, कल आओ तो पूरी देख लो तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं ये टाइम बहुत बिजी हो, व्यस्त हो, तो लास्ट पार्ट तो देख ही लेना जिसमें मैंने एक्चुअल बजट और स्टैंडर्ड को तुम्हें अच्छे से समझाया एग्जाम्पल लेकर, ठीक। चलो तो भाई साहब ये सारे मेथड है अपने 6, बना होगा तुम्हारी बुक में भी शायद डायग्राम। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज ऑफ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ लेबर, बीच में आता है प्राइम कॉस्ट, लेबर आवर, मशीन आवर, आउटपुट, ठीक है। अभी लेबर आवर, मशीन आवर, आउटपुट तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन मटेरियल, लेबर ओवर प्राइम कॉस्ट ये डिवाइड भी होती है और इंटू 100 भी होता है, क्योंकि परसेंटेज है ना। अब एक बात याद रखो, रुपया रुपये से डिवाइड होगा तो परसेंटेज ही आएगी, समझे क्या बोला, रुपया रुपये से डिवाइड होगा तो परसेंटेज ही आएगी। अगर परसेंटेज नहीं निकालोगे तो वो क्या कहलाएगा पता है तुम्हें, जैसे यहाँ पर तो क्या लेते हैं अपन, ओवरहेड अपॉन लेबर आवर, ओवरहेड अपॉन लेबर आवर, तो 1 घंटे की रेट आती है, नीचे लेबर आवर है तो 1 घंटे की रेट आएगी, 1 लेबर आवर की रेट आएगी, नीचे मशीन आवर है तो 1 मशीन आवर की रेट आएगी, आउटपुट है तो 1 यूनिट की रेट आएगी, समझ रहे हो बात है ना। लेकिन अगर नीचे डायरेक्ट मटेरियल है, इंटू 100 नहीं किया तो क्या, 1 डायरेक्ट मटेरियल की रेट आएगी, 1 डायरेक्ट मटेरियल के 1 रुपये की रेट आएगी, समझे बात को। डिवाइड में जो चीज़ होती है ना, रेट उसके 1 पे निकलती है हमेशा, ये बात समझ गए। तो नीचे जब लेबर आवर है तो रेट कौन सी आ रही है, 1 लेबर आवर की, नीचे मशीन आवर है तो 1 मशीन आवर की, नीचे आउटपुट है तो 1 यूनिट की रेट आ रही है, समझ रहे हो। अब नीचे मटेरियल होगा तो 1 मटेरियल की आएगी, क्या मटेरियल के 1 रुपये की आएगी, क्योंकि नीचे मटेरियल का रुपया लिखा हुआ है ना, रुपया, इसीलिए 1 रुपये की रेट क्या होता है, तो अपन उसको किस में निकालते, परसेंटेज में निकाल। तो परसेंटेज में निकलने पर यह कहलाता है कि अगर 25% आया, मान लो रेट क्या आई 25%, तो अपन ऐसे बोलेंगे मटेरियल का 25% ओवरहेड होता है, मटेरियल का 25% ओवरहेड होता है। अभी समझ गए बात, ठीक है। तो ये परसेंटेज में ही आती है हमेशा, रुपए वाली चीज़ परसेंटेज में आएगी, याद रखना। रुपए वाली चीज़ को बिना परसेंट के निकालोगे तो वो 1 रुपये पे कहलाएगी, ठीक है। इसलिए छोटे कक्षा में जब रेशियो पढ़ते थे तो जीपी रेशियो, एनपी रेशियो सब तुम पढ़ते थे, वो कैसे पढ़ते थे, परसेंटेज में। वो करंट रेशियो परसेंटेज में नहीं पढ़ते थे तुम, इसीलिए वो 1 रुपये पे आता था, है ना। और आइडियल होता था 2:1, करंट रेशियो आइडियल होता था 2:1। उसका मतलब होता था हर 2 रुपये की करंट एसेट पे 1 रुपये की लाइबिलिटी, समझ गए। ये होता है 2:1 का मतलब, हर 2 रुपये भी करंट एसेट पे 1 रुपये की लाइबिलिटी, वो अपन को रुपये में देखना होता है। बाकी सारी चीज़ अपन परसेंटेज में निकाल दो। समझा करो, इन बातों को भी समझा करो कि क्यों परसेंटेज में लिखा है, मतलब इसको परसेंटेज में क्यों नहीं लिखा, ये परसेंटेज में थोड़ी आएगा भाई यार, समझो ना बात को। लेबर आवर रेट है, 1 घंटे के हिसाब से निकाल लेंगे रेट, इसको कहीं को परसेंटेज में लाए, ठीक है। चलो अब तो अब मेरे को क्या करना है, सारा काम करना है, एलोकेशन, एपोर्शन वगैरह, रीअपोर्शन वगैरह सब करके मेरे को बस डिवाइड कर देना है, रेट आ जाएगी, ये करना है, ठीक है। लेकिन एक पीड़ा और देंगे अभी ये लोग अपन, एक लास्ट पीड़ा बची है, आखिरी तकलीफ, ठीक है, दुख। वो आखिरी दुख है हमारा, जितने मेथड तुमने पढ़े ना ये सब मेरी तरह भोले भाले सीधे साधे हैं, बस ये तुम्हारी तरह ये मशीन है, ये भोला नहीं, ये सीधा नहीं, ठीक है। ये बहुत खतरनाक मेथड है मशीन आवर, और सबसे ज़्यादा फेमस भी कौन सा है,
मशीन आवर। फेमस भी तुम लोग ही रहोगे आज की जनरेशन में। तो बेटा क्या बोलता है देखो ध्यान से, ये चार्ट में इसने कुछ कह रखा है, कहानी सुना रखी है, वो कहानी में तुम्हें डायरेक्ट सुना देता हूँ, फिर तुम भले पढ़ लेना इसको। देखो ये है चाचा की फैक्ट्री, चाचा की फैक्ट्री है, चाचा यहाँ पर काम करते हो, मालिक है यहाँ के। अब चाचा की फैक्ट्री डिपार्टमेंट को है ही नहीं, तो सारे खर्चे ऐड करो सीधा 50,000। बताओ मेरे को एस्टिमेशन होगा? एस्टिमेशन तो होगा, उसके बिना तो कुछ असंभव, कुछ हो नहीं सकता। एलोकेशन, एपोर्शन, रीअपोर्शन होगा? कुछ भी नहीं होगा। सीधा एस्टिमेशन के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। एस्टिमेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। अब चाचा का काम बढ़ गया, फैक्ट्री बहुत ग्रो कर रही है भाई, एक्सपेंड कर रही है, तो चाचा ने क्या कर दिए, P1 P2 3 डिपार्टमेंट बना दिए। अब एस्टिमेशन तो होगा, एलोकेशन होगा, एपोर्शन होगा, एलोकेशन होगा, हाँ एपोर्शन होगा, एपोर्शन भी होगा, ऑब्वियसली होगा। एपोर्शन मतलब बांटना होता है, जो कॉमन नहीं उसे बांटो। रीअपोर्शन होगा? नहीं। क्या होगा उसके बाद? बहुत शानदार, क्या ज्ञान है तुम्हारे पास है, बिल्कुल सही बोला। अब ये भाई साहब आ गए अपने S1। अब रीअपोर्शन होगा? यहाँ तक मामला मस्त चल रहा था, अभी रीअपोर्शन के बाद सीधा कौन आ रहा था? हाँ अब सुनो, ध्यान से सुनो। एस्टिमेशन, एलोकेशन, अपोर्शन, रीअपोर्शन और एब्जॉर्प्शन, ये सब मस्त चल रहे थे। अब इन दोनों के बीच में एक भाई साहब टपक पड़े, वो है दो के बीच में तीसरा, मशीन आवर। इन दोनों के बीच में अब ये तीसरा बंदा है, मशीन आवर आ गया। ये बहुत खतरनाक, मतलब क्या हो गया, आप ध्यान से सुनना। चाचा ने मान लो इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 2 मशीन लगवा ली, M1 M2 ये लगा ली, और तुम्हें निकालना है मशीन आवर रेट। तो क्या था, अगर मान लो एक ही मशीन होती तो जो P1 का खर्चा है वही मशीन का खर्चा है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? अभी मान लो एक ही पहले एक मशीन लेते फिर 2 लेंगे। अभी मान लो एक ही मशीन है M1, ठीक, तो क्या मतलब हुआ इससे कि जो P1 का खर्चा है वही M1 का खर्चा है, ठीक है। तो सीधा सीधा वो 50,000 जो इसको मिला वो इसका ही 50,000 है, डायरेक्ट रेट आ जाएगी 50,000 अपॉन जितने भी घंटे काम हुआ है। 1,000 घंटे मशीन हमारे 50,000 अपॉन 1,000, समझ गए बात? 50 की रेट आ गई। 1 घंटे मशीन चलने का खर्चा 50 रुपया है। अब जो प्रोडक्ट मशीन में 1 घंटे रहे, बेटा जो प्रोडक्ट मशीन में 1 घंटे रहे उसे 50 रुपया दे दो, जो 1.5 घंटा रहे 75 दे दो, 2 घंटा रहे 100 दे दो। समझ गए बात? अल्टीमेट खर्चा तो प्रोडक्ट में ही जाना है। ये तो प्रोडक्ट तक पहुंचने का तरीका है, खर्चे का प्रोडक्ट तक पहुंचाने का तरीका है। ये पूरा जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा चैप्टर ही उसका है कि भाई डायरेक्ट तो बेचारा सीधा है, सीधा साधा बोला बाला डायरेक्ट ही पहुंच जाता है। वो तो ओवरहेड इनडायरेक्ट पहुंचते ही नहीं है, तो इसको घुमा घुमा के से पहुंचाना है वहां तक, ठीक है। तो डायरेक्ट बेचारे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, इनडायरेक्ट को घुमा के से पहुंचाना है, पहले ये फिर ये इतनी सारी मेहनत करनी। अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो हमारे काम की भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। समझ गए बात? तो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ये 12वीं कक्षा ने पढ़ाया था अपन को, ठीक है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो हमारे काम की भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। कैसा था, जब कोई डिपार्टमेंट ही नहीं थे तो सीधा एक ही रेट आ गई, खत्म। एस्टिमेशन के बाद कौन आ रहा था? सीधा डिपार्टमेंट आते गए, स्टेप बढ़ती चली गई, ठीक है। फिर अभी ये नया नाटक आया कि भाई एक और मशीन लगा लेंगे तो 50,000 इन दोनों का है, अब इन दोनों में बांटना पड़ेगा। तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को खर्चा मिले और हमें मशीन ओवर रेट निकालनी है, और जिस डिपार्टमेंट को खर्चा मिल रहा है वहाँ पर एक से ज़्यादा मशीन है, तो फिर वो खर्चा मशीन में बढ़ेगा, ठीक। तो अभी लाइन बढ़ता हूँ, देखना लाइन बढ़ के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। कैलकुलेट टोटल ओवरहेड अपोर्शन टू अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसका टोटल ओवरहेड निकालो P1 का, ऐसे बोल रहा है। ये लाइन समझ में आ गई पहली वाली। दूसरे स्टेप में बोलता है अपोर्शन फर्दर दिस ओवरहेड टू मशीन्स और ग्रुप ऑफ मशीन। अब इस डिपार्टमेंट के खर्चे को दोबारा अपोर्शन करो इसमें मशीन, ये अलग नाटक, ठीक है। उसके बाद एलोकेट मशीन स्पेसिफिक कॉस्ट,
मशीन का कोई पर्टिकुलर खुद मशीन का खर्चा है ना स्पेसिफिक, वो तो उसको ही दो। वही बात कर रहा है एलोकेशन एपोर्शन की, यहाँ एलोकेशन कर रहा है, यहाँ एपोर्शन कर रहा है। वही मतलब दोबारा से मशीन आवर निकालने के लिए वापस एलोकेशन से शुरू हो जाएंगे, वापस कार्यक्रम शुरू, फिर एलोकेशन, फिर अपोर्शन। रीअपोर्शन नहीं होगा, है ना, सर्विस डिपार्टमेंट की मशीन ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोबारा वापस ये काम करने पड़ जाएंगे। रीअपोर्शन करने के बाद दोबारा क्या करना पड़ेगा, एलोकेशन और अपोर्शन, एलोकेशन और किसमें, मशीन में। अब समझना बात को, फैक्ट्री के खर्चे को पहले एस्टिमेट किया, फिर इन सब में एलोकेट किया, फिर इन सब में अपोर्शन किया, फिर इसका खर्चा रीअपोर्शन किया। अब जब मशीन है तो वापस जो इसका खर्चा है उसे एलोकेट करेंगे, अपोर्शन करेंगे। समझे बात। अब लास्ट में जो इसको खर्चा मिलेगा ना, बस एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगी मशीन आवर से डिवाइड। तो क्या मतलब सर हमें इतनी बार काम करने पड़ेंगे? नहीं, जब भी मशीन आवर का क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, सीधा वो तुमसे क्या करवाएगा, मशीन आवर का क्वेश्चन क्या करवाएगा, सीधा बस ये वाला काम, एलोकेशन अपोर्शन इसका मशीन आवर का, बस मशीन का, मतलब डबल नहीं करवाएगा काम, डबल काम नहीं करवाएगा तुमसे। यहाँ इसके बाद से काम कराएगा, इसको खर्चा मिल गया ना, उसके बाद से काम करवाएगा, शुरू से काम। समझ गए भी बात। तो पूरी पिक्चर तुम्हारे दिमाग में आ चुकी है, सारे काम कैसे होते तुम्हारे दिमाग में बैठ चुका है, कितना भारी काम है, कैसे हो रहा है ये काम। ठीक, देखो तुम्हारा दिमाग जितना क्लियर होगा ना कॉन्सेप्ट के मामले में, ठीक है, तो ऐसा मस्त मध्यम ऐसा बहते हुए जाओगे तुम, शानदार, मज़ा आएगा तुम। नहीं तो ऐसा तुम्हारे सामने फौज आएगी, तूफान आएगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेना, आराम से लहराते हुए जाएंगे बस। चलो इतना हो गया अभी काम अपना। फिर ये बस कुछ भी नहीं कह रहा, वो मशीन आवर लो, ये कह रहा है यहाँ तक तुम निकाल लोगे न्यूमरेटर, ये 3 पॉइंट है न्यूमरेटर के। फिर ये बोल रहा है डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर ये कह रहा है एक मस्ती और करो, पागल है। फिर ये कह रहा है ये न्यूमरेटर, ये 3 पॉइंट है न्यूमरेटर के, n और ये डिनोमिनेटर, और ये दोनों को डिवाइड, ठीक है, यहाँ डिवाइड करो, डिवाइड, और यहाँ आएगा आंसर। ए मस्ती कर रहा है ना। चलो बड़े भी आगे, न्यूमरेटर आएगा, ये डिनोमिनेटर का, ये डिवाइड करने का, ये आंसर आने का। हटा दूँ? हाँ बेटा, ये कब करेंगे? अप्रैल में होगा सारा काम। एब्जॉर्प्शन रेट को क्रॉस करते ही 31 मार्च दिख जाएगा तुम्हें सामने, ठीक है। जब तक एब्जॉर्प्शन रेट में चल रहे हो तब तक 1 अप्रैल चलेगा। 1 अप्रैल अभी क्रॉस नहीं करा अभी अपन 1 अप्रैल में ही है, ठीक है। सारी रेट 1 अप्रैल को आती है। ये देखो ना लास्ट में आंसर क्या लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है, मशीन आवर, लास्ट में लिखा है मशीन आवर रेट 1 अप्रैल को ही आएगी। रेट 1 अप्रैल को आती है भाई। ये आंसर, ये डिवाइड, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, और ये दोनों को डिवाइड करने की बात करता है, ये डिवाइड वाली बात करता है, और ये लास्ट में आंसर रिजल्टेंट फिगर बोलता है। आंसर ही क्या है, मशीन आवर रेट। हमने कहा वाह यार, हमें तो पता ही नहीं था, आंसर ही मशीन आवर रेट है। तो ऐसे ये चाहता है टिपिकल चीज़ को सिंपल करके पढ़ाया थोड़ा। चलो अभी हटाए, हो गया। हाँ, नहीं मशीन आवर बजटेड बेस है, और वो मशीन आवर का जो अपन निकालेंगे अमाउंट वो ओवरहेड है, बजटेड ओवरहेड है, ठीक है। मशीन आवर बजटेड बेस है, ठीक। अभी इसने कुछ बता रखा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट, ऐसे ही थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट कैसे आती है कि भाई एक्चुअल ले लो, ओवरहेड को एक्चुअल बेस ले लो, इससे नॉर्मल रेट आ जाएगी, ठीक। मगर हमारा काम यहाँ पर नॉर्मल रेट का नहीं होता, मगर नॉर्मल रेट ऐसे आती है, एक्चुअल लेने से नॉर्मल रेट आती है। प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट, ये तो अभी मैंने तुम्हें सिखाया, बजटेड ओवरहेड अपन बजटेड बेस, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट ओवरहेड रेट पता है क्या होता है? ये होता है कि अगर जहाँ पर एक बड़ा प्रोडक्ट बनाया जाए, क्या बनाया जाए, एक बड़ा प्रोडक्ट, एक सारे प्रोसेस से होकर बन रहा है प्रोडक्ट, तो
जहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाया जाए जो एक ही प्रोसेस से बने, एक ही प्रोसेस से, तो वहाँ पर एक ही रेट आती है। एक ही प्रोसेस से माल बन रहा है ना, बस एक ही प्रोसेस है, तो वहाँ पर एक ही रेट आती है। लेकिन जहाँ पर क्या हो रहा है, वेयर सेवरल प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा, मेरी बात सुनो मेरी बात, जहाँ पर प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, एक ही चीज़ बन रही है बस, मान लो एक फैक्ट्री में बस यही बन रहा है बस, इसके अलावा कुछ नहीं बन रहा, तो भाई एक ही रेट निकाल लो, उस रेट से बांट दो, इसमें काहे को नाटक कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, सेवरल प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहाँ पर ब्लैंकेट रेट फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। ब्लैंकेट रेट का फॉलो करेंगे जहाँ पर एक मेजर प्रोडक्ट, कोई बड़ा प्रोडक्ट बन रहा है, बना रहे अपन एक ही तरह का, बस एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वहाँ पर ब्लैंकेट रेट फॉलो करते हैं। सेवरल प्रोडक्ट बनाए तो ब्लैंकेट रेट फॉलो नहीं करते। ब्लैंकेट रेट का मतलब होता है पूरी फैक्ट्री के एक रेट निकालना, पूरी फैक्ट्री की एक, ठीक है। लेकिन सेवरल के अंदर ब्लैंकेट रेट तब यूज़ करेंगे जब ये दो कंडीशन पूरी हो जाए, दो कंडीशन दोनों पूरी होनी चाहिए। कौन सी? ऑल प्रोडक्ट पास थ्रू ऑल डिपार्टमेंट, सारे प्रोडक्ट हर डिपार्टमेंट के पास हो, यानी कि अगर 3 डिपार्टमेंट है, P1 P2 P3, तो जो अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, जितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैं 3-4 प्रोडक्ट बना रहा हूँ, 3-4 प्रोडक्ट, वो 3-4 प्रोडक्ट हर डिपार्टमेंट से होके गुजर रहे, हर डिपार्टमेंट से, ठीक है, 3 डिपार्टमेंट, तीनों में जा रहे हो। साथ में ऑल प्रोडक्ट आर प्रोसेस फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम इन ईच डिपार्टमेंट, और सबको टाइम बराबर लग रहा है, तो हर डिपार्टमेंट में जाए और बराबर टाइम लगे तो एक ही रेट से काम हो जाएगा। हर डिपार्टमेंट के रेट निकालने अलग अलग ज़रूरी नहीं। समझ लो, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जहाँ पर हर प्रोडक्ट को एक ही खर्चा देना हो ना, तो वहाँ क्या करो, हर प्रोडक्ट को एक ही खर्चा दो। मेरी बात सुनो, कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने ही प्रोडक्ट का, मतलब हम क्या करते हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे भी ये अपना डेयरी मिल्क ले लो, कैडबरी वाला ले लो, तो सिंपल डेयरी मिल्क बनाता है और अलग अलग उसमें बनाता है, 5 वाली 10 वाली ऐसे अलग अलग बनाता है। साथ में वो क्या करता है कि उसमें भी अलग अलग वेराइटी होती है। सिंपल होती है डेयरी मिल्क, एक बबली होती है, एक सिल्क होती है, एक वो अपना रेड वेलवेट और ये और वो सब होता है, फ्रूट एंड नट होती है, और मिक्स फ्रूट होती है, ठीक है, और मिर्च मसाला वगैरह सब अमेरिकन, ये वो क्रीम एंड अनियन सब होता है इसमें अंदर, नहीं होता। चलो तो बेटा जो भी होती है, अरे तुम्हें डेयरी मिल्क नहीं बनानी है, सुन लो बात भाई साहब। अब क्या करना है, अगर उनका प्रोसेस होने का टाइम अलग अलग है तो सबको खर्चा अलग अलग मिलेगा। बेटा मेरी बात सुनो, सबके प्रोसेस होने का टाइम अलग अलग है तो सबको खर्चा अलग अलग मिलेगा। सबको खर्चा एक जैसा बांट दिया तो चक्कर ये पड़ेगा कि तुम तो सबको खर्चा एक जैसा बांट रहे हो, रुपया भी एक जैसा ले रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें ये पता नहीं पड़ पाएगा कि तुम्हारा कौन सा डेयरी मिल्क के अंदर, डेयरी मिल्क में कौन सा ऐसा डेयरी मिल्क का फ्लेवर है या वो है अपना प्रोडक्ट है जो खर्चा बहुत ज़्यादा करवा रहा है, जिसे नहीं बनाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, पता ही नहीं पड़ पाएगा। तो जब खर्चा सबको उसके टाइम के हिसाब से बांटोगे, ठीक है, तो क्या होगा, अपन को पता पड़ जाएगा कि भाई डेयरी मिल्क का कौन सा वेरिएंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा खर्चा करवा रहा है बिना मतलब का, उसको बनाना नहीं चाहिए अपन, वो अपन को इतना फ़ायदा नहीं दे रहा, तो ये पता पड़ जाता है। तो जहाँ पर एक ही जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, वहाँ तो ब्लैंकेट रेट निकाल लो। लेकिन जब एक जैसे प्रोडक्ट नहीं बन रहे, कई तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, मल्टीपल वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पर अपन ब्लैंकेट रेट फॉलो नहीं करते। तो वहाँ कौन सी रेट फॉलो करते हैं? डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। क्या होता है ये? और अभी जो तुम पढ़ के आए डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट तो पढ़ के आए, डिपार्टमेंट में खर्चा बांटो और फिर रेट निकालो। तो अभी 3 डिपार्टमेंट है, P1 P2 P3, तो रेट कितनी आएगी? 3। चलो 5 डिपार्टमेंट है, P1 P2 P3 S1 S2, रेट कितनी आएगी? 3 ही आएगी। 5 में बोल देना, और दोनों तो गायब हो जाएंगे, S1 S2 है ना, हाँ, रेट 3 ही आएगी। ठीक, जिसके दिमाग में 5 आया छोड़ो यार, नहीं बोल। इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे अब। तो ये ब्लैंकेट और ये समझ गए, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट क्या होता है? ब्लैंकेट मतलब पूरा फैक्ट्री की एक निकालना, वो इस केस में निकालते हैं, और डिपार्टमेंटल ओवरहेड। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, इलस्ट्रेशन नंबर 6, आओ 6 करते हैं। हम लोग एक शानदार बोर्ड लेकर आ रहे हैं, उस वाली क्लास में लगाएंगे, ऊपर वाले जाओ तो हाँ, वो स्प्लिट स्क्रीन हो जाती है, उसमें स्प्लिट स्क्रीन इसमें लगाए थे। कोई बात नहीं, तुम्हें वहाँ पढ़ाएंगे अपन, कोई टेंशन का को लेकर। सारे अच्छी चीज़ें तुम्हें ही देंगे, है ना, बाकी सब ऐसे ही आते हैं यहाँ पर। कहाँ पैसा ही क्या दे रहे बाकी के लोग?
पहले पढ़ा दूँ? हाँ, गर्मी में। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, ध्यान से देखना सारे बच्चे। ये इतना बड़ा वाला है ये तुम्हारा, ये ICI। हाँ मतलब अपना ICI भाई। मशीन आवर रेट निकालने का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ये फॉर्मेट होता है। पढ़ाता ही नहीं, फॉर्मेट ही नहीं पढ़ाता, वो डायरेक्ट वो दे देता है यहाँ पर 6 में। बच्चों को क्या समझ में आएगा क्या करना है? ऐसे क्या होता है, जितने भी खर्चे तुम्हें देंगे ना, वो खर्चे को 2 पार्ट में बांटना है, फिक्स अलग करना है, वेरिएबल अलग करना है, ऐसा करना होता है। बताता ही नहीं, पढ़ा देता है। तो याद रखना, मशीन आवर रेट जब भी निकालेंगे खर्चे को 2 पार्ट में बांटेंगे, फिक्स और वेरिएबल। तुम बोलोगे अरे ले एक और आया मेहमान। अब ये भी याद रखो, फिक्स में क्या आता है, वेरिएबल में क्या आता है। टेंशन लेने का ही नहीं, ठीक है, चिल करने का, एंजॉय करने का। देखो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट बता देता हूँ क्या है, बची सब फिक्स के लाए। तो वेरिएबल कॉस्ट याद रख लो, CRPD, CRPD बस खत्म। ये CRPD याद रखना है तुम्हें, हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। और ये भी मैं याद करा दूंगा, इतना एहसान भी तुम्हारा नहीं चाहिए, ठीक है। तुम तो सिर्फ अभी ध्यान से देख लो इसको, CRPD को। अपन क्वेश्चन कर करके बार बार बोलेंगे, CRPD तुम्हें याद हो जाएगा। C मतलब कंज्यूमेबल स्टोर्ड, बेटा ये कंज्यूमेबल स्टोर क्या है, ये सब समझेंगे अपन क्या होता है कंज्यूमेबल स्टोर, क्या होता है साहब। कंज्यूमेबल स्टोर समझा चुका हूं वैसे तो कोर्स शीट के अंदर, ठीक है। रिपेयर, अरे मशीन के लिए जो भी चीज़ लेकर आते हैं ना, कोई भी चीज़ मशीन के लिए या ऐसे भी अपन कुछ लेकर आ रहे हैं डिपार्टमेंट के लिए, साफ सफाई के कपड़े वपड़े, ये सब वो ऑयल ग्रीस वगैरह जो भी अपन कर रहे हैं, वो सब कहलाता है कंज्यूमेबल स्टोर, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस। P मतलब पावर, ठीक है। D मतलब अरे D मतलब पावर, D मतलब पावर। तुम्हें क्या मजा आता है कभी कभी। ये डेप्रिसिएशन क्या है, D मतलब तेरी गलत पढ़ा दिया, कुछ नहीं आता मेरे को, कुछ नहीं आता मेरे को यार। और तुम पढ़ भी रहे हो सारे बच्चे मेरे से। बेटा डेप्रिसिएशन फिक्स में क्यों आया, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। डेप्रिसिएशन जो होता है ना, वो अपन वेरिएबल में, फिक्स में, दोनों में दिखा सकते हैं, लेकिन उसका एक रूल होता है। और रूल ये होता है कि अगर टाइम के हिसाब से चार्ज करे तो फिक्स में, और एक्टिविटी के हिसाब से चार्ज करें तो वेरिएबल, ठीक है। फिक्स के हिसाब से चार्ज करें, सॉरी टाइम के हिसाब से चार्ज करें तो फिक्स में, एक्टिविटी के, वर्क के हिसाब से, काम के हिसाब से चार्ज करें, एक्टिविटी के हिसाब से तो वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर एक्टिविटी के हिसाब से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम बताया तुम्हें क्या है, ना। पहली बार बता रहा हूँ ना, हाँ। मेरा एक लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, प्रूफ बता रहा हूँ, प्रूफ कि दूसरी बार बता रहा हूँ उसका प्रूफ। मेरा एक लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, एक क्वेश्चन दिया था कॉस्ट शीट के अंदर, फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल वाले का, है ना। उसमें बोला था फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट होती है जो टाइम के हिसाब से बढ़ती है, और तुम्हें तो मैंने कल ही बताया, तुम भी कह रहे हो हाँ पहली बार, चारों के चारों। तो फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, पीरियड कॉस्ट। इसीलिए डेप्रिसिएशन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, डिपेंड करता है कैसे अपन चार्ज करें। इसको हटाओ, CRPD को हटाओ। अरे हाँ एक बात और बता दो, पावर का नाम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से आया, हाँ लाइट से नहीं आएगा, मगर लाइट से नहीं आएगा पावर का नाम। लाइट अलग है भाई, लाइट अलग चीज़ है। पावर का नाम पावर के नाम से आया, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से आया, ठीक है। क्या ये सारे मशीन, एक बात सुनो, वेरिएबल कॉस्ट लिखा है ना, यहाँ क्या लिखा है, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, इसका नाम भी बता देता हूँ, बुक वालों ने नहीं बताया, इसे बोलते हैं मशीन एक्सपेंस। तो ये सारे मशीन के खर्चे, मशीन के। ना 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 बेटा, मैं कॉस्टिंग सिर्फ तुम्हें थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं BCom को ही पढ़ाता हूँ, मैं MCom को ही पढ़ाता हूँ, MCom को भी पढ़ाता हूँ मैं कॉस्टिंग, ठीक है। मैं स्टैटिस्टिक्स 11वीं से लेकर MCom तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ,
ठीक, तो मैंने कहाँ पढ़ लियागा तो तुम, मैं तुम्हें स्टेट में ही ऐसी चीज़ बताता था जो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं थी, बुक के ही बाहर थी। एक बाउले नाम आता था और एक क्वेश्चन तुम्हारे इस फाउंडेशन के अंदर स्क्यूनेस नाम की एक चीज़ का आता, इसका मैं इमेज लेकर तुम्हें बताता था। हाँ, वो तुम्हारे कोर्स में ही नहीं था वो, है ना, क्योंकि मैंने बीकॉम में और एमकॉम में पढ़ा रखा है बच्चों को। तो आइए बच्चों, मशीन इसका दूसरा नाम है मशीन एक्सप्रेस, समझ गए तुम लोग। अभी वेरिएबल बोलूँगा समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी फिक्स क्या होंगे, ये मशीन से इसका कोई रिश्ता नहीं है और ये नेचर वाइज भी फिक्स है, मतलब मशीन चलने से इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिक्स का अभी मतलब पता है क्या है, अभी फिक्स का अभी मतलब ये है कि मशीन से इसका कोई रिश्ता ना हो, मशीन कम चले ज़्यादा चले, ये कम चलने से कम भी नहीं आते और ज़्यादा चलने से ज़्यादा भी नहीं आते, तो अपने मन से अपने हिसाब से ही आते भाई। तो देख लो खर्चे भी कैसे, नाम देख लो। अब मशीन का कम और ज़्यादा चलने से क्या मतलब है इन खर्चों का, ठीक है। लावारिस यहाँ पटक रखा है संदीप, तो याद रखना लावारिस यहाँ आता है हमारा सुन। CRPD याद रखना है, खत्म हो गया का, इसके अलावा जो भी आया, ठीक है। डी का थोड़ा याद रखना, स्पेशल केस है डी, ठीक है। हटा दो इसको। चलो अब जल्दी से क्वेश्चन करा के फ्री करता हूँ, सारे खर्चे बता देता हूँ तुम्हें और फिर सातवां तो अपन बाद में करेंगे। अब मशीन कॉस्टिंग रुपीज़ कितने करोड़, 1 करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू रन 10 साल। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इज स्क्रैप वैल्यू इज लाइकली टू बी 9 लाख। एक मशीन है 1 करोड़ की, 9 लाख देकर जाएगी, 91 लाख डिवाइड बाई 10, 1 साल का डेप्रिसिएशन 9 लाख 10,000। साल का निकालना है, महीने का निकालना है, महीने का सारे खर्चे कैसे पर मंथ, महीने का निकाल लेते भाई साहब। ये फिक्स और ये वेरिएबल, लिख दूँ डेप्रिसिएशन फिक्स में, हाँ कितना लिखूँ, 75,833। ये तुम्हें मुझे बताया पर मंथ का, 75,833। चलो डेप्रिसिएशन के बाद क्या आता है भाई, रिपेयर तो यहाँ आएगा। वेरिएबल में CRPD रिपेयर ड्यूरिंग द होल। अभी मैंने डेप्रिसिएशन ऊपर लिखा है, टाइम के हिसाब से निकाला तुमने इसलिए, ठीक है। एक्टिविटी के हिसाब से निकालेंगे तो फिर नीचे लिखेंगे बस। रिपेयर ड्यूरिंग द होल लाइफ, बेटा बहुत भारी चीज़ दे रखी है, रिपेयर ड्यूरिंग द होल लाइफ। 10 साल का रिपेयर है, 18 लाख, 4,380 आवर्स पर ईयर। एक साल में मशीन चलती है 4,380 घंटे, ठीक है। तो पर मंथ कितना हुआ, डिवाइड बाई 12, 365। अभी ये कितने साल का है रिपेयर, 10 साल का है। 10 से डिवाइड कर दो, 1,80,000, 1,80,000 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1 महीने का हो जाए। ये रिपेयर समझ में आ रहा है, 15,000 नहीं आ रहा भाई। रिपेयर कितना है, कितने टाइम का, 10 साल का। 18 लाख को 10 से डिवाइड कर दो, 1 साल का आएगा। अब 1 साल का कितना आया, 1,80,000 है। 1 महीने का निकालना है तो 12 कर दिया, 1,80 डिवाइड बाई 12 किया, 15,000 आ गया 1 महीने का। वो खर्चा महीने का ले लो, सब महीने का ले लो, समझ में आ रहा है। ये महीने का भी बताया ना तुमने मुझे डेप्रिसिएशन, ये भी महीने का ले लिया, ठीक है। कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ अरे टाइम के हिसाब से निकाला ना मैंने, 10 साल लेकर, 10 साल और 12 महीने लेकर निकाला ना। एक्टिविटी ये रहा 4380, इसके हिसाब से भी ले सकते हो। तुम्हारी मशीन चलेगी 4380, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, एक्टिविटी का बेस कब होता है पता है तुम्हें ऐसे बोलेगा क्वेश्चन, ऐसे बोलेगा। एक्टिविटी समझा दूँ क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी समझा दूँ क्या होता है। क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा तुम्हारी मशीन चलेगी 18,000 घंटे। कितने हज़ार घंटे चलेगी, 18,000 घंटे चलेगी या 20,000 घंटे चलेगी, ऐसा बोल देगा क्वेश्चन। तो अगर मेरी मशीन 20,000 घंटे चलेगी तो 1 करोड़ माइनस 9 लाख 91 लाख। मेरी मशीन कितने हज़ार घंटे चलेगी, 20,000 घंटे चलेगी, ठीक है। पहले साल में कितने हज़ार घंटे यूज़ करी, तो ये 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसको बोलते हैं एक्टिविटी के हिसाब से लेना, ठीक है। और 1 महीने का लेना है तो 365 से इंटू कर दूंगा। तो तुम्हारी मशीन 20,000 घंटे चले और तुम 20,000 घंटे से डिवाइड करो
तो फिर वो एक्टिविटी का बेसिस हो गया डेप्रिसिएशन। समझे बात? एक्टिविटी वाला समझ में आया? अरे भाई टाइम पीरियड में क्या होता है, अपन 91 को किससे डिवाइड करते हैं? 10 साल से डिवाइड करते हैं तो 1 साल का आता है, 12 महीने से करते हैं तो 1 महीने का आता है। ठीक है, यहाँ पर वो बोलेगा 20,000 घंटे की ज़िंदगी है। अभी तो क्या बोल रहा है? 10 साल की ज़िंदगी है। वहाँ बोलेगा 20,000 घंटे की ज़िंदगी है, तो 20,000 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, 1 घंटे की ज़िंदगी आ जाएगी। अब 365 से इंटू करूँगा तो 1 महीने की ज़िंदगी, 1 महीने का डेप्रिसिएशन। ठीक है, 4 380 से इंटू करूँगा। हाँ, 1 घंटे का खर्चा आएगा ना 20,000 से डिवाइड करने पे, 1 घंटे का खर्चा 365 घंटे से इंटू करोगे तो महीने का आएगा। अरे 365 घंटे है रे बाबा, वो 3,480 घंटे चलती है मशीन 1 साल में। अरे तुम्हारी मशीन 1 साल में 4,380, संजोग की बात हो रही होगी, 4,380 घंटे चलती है, तो वो 1 महीने में कितने घंटे चलेगी? तो इसको 12 से डिवाइड करते हैं ना, जब अपन डिवाइड बाई 12 तो अपने पास आता है 365 घंटे। हाँ, वो संजोग की बात है, 365 वो बैठ गया, वो दिन वाली बात बैठ गई, तो तुम्हें लग रहा है 365 दिन है, वो दिन नहीं हो, टाइम है वो। ठीक है, चलो अभी ये समझ में आई बात, क्या बताइए यहाँ पर? चलो डेप्रिसिएशन और रिपेयर समझ में आया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है? इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 15 यूनिट पर आवर्स, द रेट पर यूनिट बीइंग ₹5। बेटा इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करती है, यानी कि पावर का खर्चा बता रहा है, पावर का खर्च 15 यूनिट पर आवर। 1 घंटा मशीन चलती है तो मीटर में 15 यूनिट लिखा होता है, 15 यूनिट लिखा होता है मीटर में। क्या लिखा होता है? अब 15 यूनिट, 1 यूनिट 1 रुपए की तो होती नहीं है, तो कितने रुपए की है देख लेते? 5 रुपए की है। तो 1 घंटे में, 1 घंटे मशीन चलने पे मीटर पे क्या लिखा होता है? 15 यूनिट, यानी कितने का खर्चा आ गया 1 घंटे का? 75 रुपये खर्चा आ गया, 15 पैसा 75। समझते ये बात? मशीन का पावर का 1 घंटे का 75 रुपया होता है। 75 समझ में आया कैसे आया? मशीन 1 घंटे चलेगी, ये 1 घंटे चली, ये 1 घंटा होते ही वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा मीटर पे 15 यूनिट। 15 यूनिट, 1 यूनिट का पेमेंट करना होता है बिजली डिपार्टमेंट वालों को 5 रुपया, तो 15 × 5 75। अभी समझ में आया? तो 1 घंटे चलने का खर्चा क्या है मशीन का? 75। तो 365 का क्या होगा? 75 × 365। समझे क्या? समझे? कोई डाउट? द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ डिपार्टमेंट एंड हैज 2.14 एरिया, 2 पॉइंट आउट ऑफ 10 फॉर लाइटिंग। ठीक है, यानी लाइट का खर्चा मशीन को मिलेगा 2/10, एरिया है 1/4, तो रेंट का खर्चा मिलेगा 1/4। आगे बढ़ते। फॉरमैन की बात कर रहा है। हैज डिवॉल्व 1/6, फॉरमैन अपना 1/6 टाइम देता है, तो फॉरमैन का खर्चा मिलेगा 1/6। समझ गए? ये खर्चे के बांटने के बेस लिखे हुए 3 बेस है, 3 खर्चे आएंगे भी आगे चल के। पहला खर्चा आया मंथली रेंट, मंथली रेंट है 30,000। अपनी मशीन लेती है 1/4 स्पेस, तो 30,000 में से 1/4 दो अपनी मशीन को, तो रेंट दो उसको कितना? 7,500 दो रेंट। उसके बाद आता है लाइटिंग का चार्ज, लाइटिंग चार्ज है 8,000 पर मंथ। लाइटिंग चार्ज हमारी मशीन को दो 2/10, 1,600। समझ में आ रही है बात? 2 पॉइंट यूज़ कर रहे हैं 10 में से, लाइट के 10 पॉइंट है, उसमें से 2 अपन यूज़ कर रहे हैं, तो 2/10 में बढ़ जाएगा खर्चा। समझते हो ये 2/10 में क्यों बढ़ रहा है? पक्का सबको समझ में आता है? हाँ, 1 रुपये का भी क्वेश्चन तो पूछ लेना भाई। अभी यहाँ होता 2 पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, 11 होता तो 2/11 करते, 12 होता तो 12 करते। चलो, फॉरमैन अपना 1/6 टाइम देता है, तो फॉरमैन का खर्चा क्या है? 19,200 है। ये अपना 1/6 टाइम देता है। हाँ, अब एक बात याद रखना, सारे खर्चे देख लो महीने के ही ना, कुछ साल का तो फिट नहीं कर दिया बीच में, फिर 12 से डिवाइड भी करना पड़ जाएगा फिर, तो ये मामू तो नहीं बना था अपन को कहीं पे बीच में, तो ध्यान से देख लेना। फाइंड आउट द मशीन ओवर रेट एज्यूमिंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दे रखा है 1% पर एनम, 1 करोड़ का। अभी ना भी बोले ना, ऐसे बोल दे इंश्योरेंस है 1% पर एनम, बस खत्म, ऐसे बोल दे तो मशीन का ही होता है वो कैपिटल वैल्यू का ही होता है इंश्योरेंस।
तुम्हारी बुक में हाँ मत देने दो ना, यही तो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें कि भाई ये 1% इंश्योरेंस है, तुम्हारी बुक में 1% के बाद 1 करोड़ नहीं है ना, हाँ मत होने दो। अरे भाई इंश्योरेंस किसका कराओगे? मशीन का। मशीन का कराओगे तभी तो नहीं दे रखा तुम्हारी बुक वाले ने, उसको पता है मशीन का कराएंगे तो इस पे लेंगे 1 करोड़ रुपये। 1 करोड़ का 1% 1 लाख, मगर ये पर एनम है। इंश्योरेंस यहाँ आएगा डिवाइड बाई 12 80,000 33। 1 करोड़ का 1% 1 साल का खर्चा है, डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 1 महीने का खर्चा आ जाएगा। तुम महीने का लिख रहे हो तो इसको ही महीने का बनाओ, ठीक है। चलो एक्सपेंस ऑन ऑयल, ऑयल वगैरह यानी कि आ गए सन्ड्री, कितना है 900 पर मंथ, 900 पर। ओ माय गॉड, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो। कहाँ से कहाँ तक? पूरा ऊपर से नीचे 1,39,741। अब अपने बुक वाले को मतलब ये एक फॉर्मेट के अंदर ही है ये कि क्या करते हैं ये लोग, ये जो खर्चे होते हैं ना 15,000 27,000, तुम्हारी बुक में देखोगे ना तो पर आवर ले रखा होता है इस खर्चे को। और पर आवर क्यों लेता है? क्योंकि मशीन का खर्चा है ना तो पर आवर लेता है, तो इस खर्चे को पर आवर लेता है, इसको कभी पर आवर नहीं लेता कभी भी, ठीक। तो इसको क्या कर रखा होता है? पर आवर। अब तुम बोलोगे हम कैसे ले, तुम्हारी मर्जी, ऐसे ले तो गलत नहीं है क्या? नहीं है गलत। क्यों नहीं है? इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लो, वेरिएबल कैसे ले रखा है। इसके बाद में देखो 7 वाले में देखो कैसे ले रखा है, पूरा ले रखा है, पर आवर नहीं ले रखा ना। ये मस्ती कर रहा है, तुम भी करना, ठीक है। चलो अभी ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया? मशीन आवर क्या? अभी ये खर्चा महीने का है साल का है? महीने में कितने घंटे चलती है मशीन? वो लिखा 365, डिवाइड कर दो, 1 घंटे का खर्चा आ जाएगा। आ रहा है? मैच हो रहा है बुक से? पक्का? जे हो। ये अपन ने आज की क्लास में पढ़ा मशीन आवर रेट, एब्जॉर्प्शन रेट की पहली सीढ़ी, पहला स्टेप अपन ने देखी आज, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की पहली स्टेप नहीं करा, एब्जॉर्प्शन की तो पहली स्टेप है, ये पहली स्टेप है एब्जॉर्प्शन। हाँ अपन ने 5 रुपये निकालना सीखा, वो जो तो लास्ट में डिवाइड करने पे रेट आई ना वो 5 रुपये, ये तो 50,000 ही अभी 139, समझ गए अभी? क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में।